नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे रक्षा प्रणाली पर चर्चा कर रही हैं जो हाल ही में काफी खबरों में रही है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नमस्कार। जी हाँ, काफी चर्चा हुई है इसकी। आज हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल सिस्टम को परत दर परत समझें। ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी ताकत क्या है। और हाँ, हाल की एक कथित घटना जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जा रहा है, उसके संदर्भ में इसका क्या महत्व है। बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये S-400 आखिर है क्या चीज, आसान शब्दों में समझाएं तो। बिल्कुल S-400 देखिए, ये रूस की एक कंपनी है अल्माज एंटे, उसने बनाया है। ये एक बहुत ही आधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सतह से हवा में यानी जमीन से? जी, जमीन से हवा ने आने वाले खतरों को, जैसे हवाई जहाज, मिसाइलें, ड्रोन, इन सब को मार गिराने वाला सिस्टम। और इसे दुनिया की सबसे सक्षम, सबसे एडवांस्ड प्रणालियों में गिना जाता है। और भारत ने भी इसे खरीदा है ना? सुना है काफी बड़ा सौदा था। हाँ, भारत ने 2018 में रूस के साथ एक डील की थी, करीब $5.4 बिलियन की। $5.4 बिलियन रुपयों में कितना हुआ ये? ये करीब 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए बैठता है। इसमें 5 रेजिमेंट खरीदने का समझौता था। 5 रेजिमेंट। अच्छा, एक दिलचस्प बात सुनी थी, इसे भारतीय सेना में कोई नाम भी दिया गया है? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि इसे अनौपचारिक तौर पर सुदर्शन चक्र कहा जाता है, मतलब भगवान विष्णु के शक्तिशाली अस्त्र के नाम पर। सुदर्शन चक्र, वाह, ये नाम ही इसकी अहमियत बताता है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक पूरा सिस्टम है। जी नहीं, ये सिर्फ मिसाइल नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? सही कहा आपने। ये एक अकेली चीज नहीं, बल्कि कई हिस्सों का एक नेटवर्क है जो मिलकर काम करता है। इसकी असली ताकत इसी तालमेल में है। मोटे तौर पर समझें तो इसके 4 मुख्य अंग हैं। 4 अंग, ठीक है। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है रडार नेटवर्क। इसमें एक नहीं, कई तरह के रडार होते हैं। अच्छा। एक बहुत शक्तिशाली लंबी दूरी का निगरानी रडार है। इसे कभी-कभी बिग बर्ड भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये करीब 600 किलोमीटर दूर से ही खतरों को भांप लेता है। 600 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा रेंज है। जी हाँ, और ये सिर्फ जहाज नहीं, मतलब लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि बैलिस्टिक रॉकेट सब कुछ पकड़ सकता है। और एक साथ कहते हैं 300 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। 300 लक्ष्य एक साथ, कमाल है। और बाकी रडार? इसके अलावा एक और मल्टी फंक्शनल रडार होता है, जिसे कभी ग्रेवस्टोन जैसा नाम दिया जाता है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है और इसका मुख्य काम है निशाने को लॉक करना और फिर मिसाइल को उस तक गाइड करना। अच्छा, तो एक देखता है, दूसरा निशाना लगाता है। कुछ वैसा ही। और साथ ही कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचने की कोशिश करने वाले लक्ष्यों के लिए भी खास रडार या डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, मतलब जो जमीन के पास पेड़ों के पीछे छुप कर आ रहे हों, उनको भी पकड़ने के लिए। यानी हर तरह के खतरे के लिए अलग नजर। रडार के बाद और क्या है? दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट। ये समझिए कि सिस्टम का दिमाग है। ये अक्सर एक ट्रक पर लगा होता है। ट्रक पर पूरा कंट्रोल रूम? हाँ, एक मोबाइल कंट्रोल रूम। यहीं से सारे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। रडार से जो भी जानकारी आती है वो यहीं आती है। यहीं विश्लेषण होता है। यहीं तय होता है कि लक्ष्य दोस्त है या दुश्मन, और अगर दुश्मन है तो कौन सी मिसाइल दागनी है, कब दागनी है। ठीक है, रडार हो गया, कमांड पोस्ट हो गया, तीसरा हिस्सा तो लॉन्चर ही होगा, जहां से मिसाइलें निकलती हैं। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है लॉन्चर वाहन। ये बड़े-बड़े ट्रक होते हैं जिन पर मिसाइल ट्यूब लगे होते हैं। एक ट्रक पर आमतौर पर 4 ट्यूब होते हैं। एक ट्रक पर 4 मिसाइलें तैयार। जी, और चौथा और सबसे अहम हिस्सा हैं खुद मिसाइलें। S-400 की एक बड़ी खूबी यह है कि ये एक ही तरह की नहीं, बल्कि अलग-अलग रेंज की कई तरह की मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। अलग-अलग रेंज मतलब छोटी दूरी करीब 40 किलोमीटर के लिए अलग मिसाइल, मध्यम दूरी 120 किलोमीटर तक, लंबी दूरी 250 किलोमीटर और बहुत लंबी दूरी यानी 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी। 400 किलोमीटर दूर तक मार सकती है? जी हाँ, और इनकी रफ्तार कमाल की होती है। आवाज की गति से 14-15 गुना तेज तक, मैक 14-15 कहते हैं इसे, यानी लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। 5 किलोमीटर एक सेकंड में? अविश्वसनीय। तो ये सब हिस्से, रडार, कमांड पोस्ट, लॉन्चर, मिसाइलें, ये एक साथ कैसे काम करते? मान लीजिए कोई खतरा आ रहा है, तो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? प्रक्रिया काफी स्वचालित और तेज होती है। सबसे पहले वो लंबी दूरी वाला निगरानी रडार बिग बर्ड,
वो 600 किलोमीटर दूर से ही खतरे का पता लगाता है। ठीक है, पता चल गया। फिर ये जानकारी तुरंत कमांड पोस्ट को भेजी जाती है। कमांड पोस्ट में बैठे ऑपरेटर या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम वो विश्लेषण करते हैं ये क्या चीज है, किधर जा रही है, कितनी तेजी से आ रही है, क्या ये वाकई खतरा है। पहचान करते हैं मतलब। हाँ, पहचान, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फोe, IFF। फिर शायद उच्च कमांड से अनुमति मिलने पर या फिर जो पहले से नियम तय हैं उनके तहत लक्ष्य को भेदने का फैसला लिया जाता है। ओके, फैसला हो गया। अब फिर कमांड सेंटर लॉन्चर को आदेश देता है। लक्ष्य की दूरी और वो किस तरह का लक्ष्य है, विमान है, मिसाइल है, उसके आधार पर सही मिसाइल चुनी जाती है और उसे फायर करने का कमांड दिया जाता है। और फायर होने के बाद मिसाइल अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मैंने सुना था कि यहीं पर वो दूसरा रडार ग्रेवस्टोन काम आता है। वो मिसाइल को लगातार गाइड करता है। लक्ष्य अगर अपनी दिशा बदलता है तो रडार मिसाइल को भी रास्ता बदलने का सिग्नल भेजता है। निगरानी रडार और फायर कंट्रोल रडार दोनों लगातार आपस में बात करते रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, ये एक अहम स्रोत। खान सर के वीडियो में एक दिलचस्प बात बताई गई थी कि इसकी मिसाइलें सीधी ऊपर जाती हैं, वर्टिकली लॉन्च होती हैं और फिर मुड़ती हैं। ये अमेरिकी सिस्टम से अलग कैसे है? हाँ, ये एक अहम तकनीकी अंतर है। अमेरिकी सिस्टम जैसे पेट्रियट या थाड वो अक्सर एक कोण पर तिरछा फायर करते हैं। S-400 का वर्टिकल लॉन्च इसे 360 डिग्री कवरेज देता है। मतलब लॉन्चर को घुमाने की जरूरत नहीं, वो किसी भी दिशा से आते खतरे को निशाना बना सकता है। ये इसे ज्यादा लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये तो फायदा हुआ। जी, और अंत में सिस्टम ये भी पुष्टि करता है कि लक्ष्य नष्ट हुआ या नहीं। अगर रडार को लगता है कि निशाना चूक गया या लक्ष्य पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, तो तुरंत दूसरी मिसाइल दागी जा सकती है। अक्सर सफलता दर बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य पर 2 मिसाइल दागने की रणनीति अपनाई जाती है। 2 मिसाइलें एक लक्ष्य पर ताकि पक्का हो जाए। बिल्कुल। ये तो वाकई एक जटिल लेकिन बहुत कारगर प्रक्रिया लगती है। इसकी क्षमताओं के आंकड़े भी काफी प्रभावशाली बताए जाते हैं ना, रेंज वगैरह। हाँ, आंकड़े आखिरी नमयार हैं। जैसा हमने कहा, निगरानी 600 किलोमीटर तक और मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक। ऊंचाई की बात करें तो ये बिल्कुल जमीन के पास, मतलब 10 मीटर की ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर ऊपर तक के लक्ष्य भेद सकता है। 10 मीटर मतलब बहुत नीचे उड़ने वाले ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलें भी। जी हाँ, और एक साथ कितने लक्ष्यों को ट्रैक करना और कितनों पर हमला करना है, इसमें भी ये बहुत सक्षम है। कुछ स्रोत कहते हैं कि ये एक साथ 100 से 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। और हमला कितनों पर कर सकता है एक साथ? एक साथ 36 से 80 लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये एक बार में 160 मिसाइलों तक को गाइड कर सकता है। बाप रे, 160 मिसाइलें एक साथ गाइड करना, और वो स्टेल्थ विमानों वाली बात, क्या ये वाकई F-35 जैसे विमानों को पकड़ सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दावा किया जाता है, कहा जाता है कि इसके जो रडार सिस्टम है वो इतने उन्नत हैं कि वे कम रडार सिग्नेचर वाले यानी स्टेल्थ विमानों का भी पता लगा सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। अब ये कितना कारगर है, ये तो असल लड़ाई में ही पता चलता है। लेकिन हाँ, ये अमेरिका के लिए चिंता का एक बड़ा कारण जरूर है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी वायुसेना की ताकत काफी हद तक स्टेल्थ तकनीक पर निर्भर करती है। सही कहा। और ये पूरा सिस्टम मोबाइल है, मतलब इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, ट्रकों पर। हाँ, ये इसकी एक और बड़ी खूबी है। पूरा सिस्टम अलग अलग ट्रकों पर लगा है, रडार, कमांड पोस्ट, लॉन्चर, सब। और इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है, मतलब ऑपरेशन के लिए तैयार। सिर्फ 5-10 मिनट में? जी, इससे ये शूट एंड स्कूट रणनीति अपना सकता है। शूट एंड स्कूट मतलब फायर करो और तुरंत अपनी जगह बदल लो, ताकि दुश्मन को पता न चले कि हमला कहाँ से हुआ था और वो जवाबी हमला न कर सके। चालाकी भरा। अच्छा, भारत ने 5 रेजिमेंट खरीदी हैं। एक रेजिमेंट में कितनी ताकत होती है अंदाजन? खान सर की वीडियो के अनुसार एक रेजिमेंट में आमतौर पर 2 बैटरी होती हैं। हर बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब। तो 2 बैटरी, हर में 4 लॉन्चर, हर लॉन्चर में 4 मिसाइल, यानी 2 × 4 × 4, 32 मिसाइलें। हाँ, 32 मिसाइलें एक रेजिमेंट में तुरंत फायर के लिए तैयार रहती हैं। और रिलोड मिसाइलों को मिलाकर शायद एक रेजिमेंट में कुल 160 मिसाइलें होती हैं। भारत ने सिस्टम के साथ अतिरिक्त 1000 मिसाइलें भी खरीदी हैं रिलोड के लिए। 1000 अतिरिक्त मिसाइलें, काफी तैयारी है। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जिसने S-400 को हाल ही में इतनी सुर्खियों में ला दिया, ऑपरेशन सिंदूर।
हमारे स्रोतों के मुताबिक मई 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सिस्टम की कह सकते हैं पहली असली परीक्षा ली। हाँ, रिपोर्टों के अनुसार ऐसा ही कुछ हुआ। मई 2025 में भारत ने पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर कुछ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। अच्छा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कथित तौर पर 7 और 8 मई की रात को भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला करने का प्रयास किया। कई ठिकानों पर कौन-कौन सी जगह निशाने पर थी? सूत्रों के अनुसार लिस्ट काफी लंबी थी। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, भटिंडा। उधर राजस्थान में नाल, बीकानेर के पास, गुजरात में भुज, ऐसे करीब 15 स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। 15 स्थान, ये तो बहुत बड़ा हमला होता अगर सफल हो जाता। जी। और इसी दौरान नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भी भारी गोलाबारी हुई, जिसमें कुछ भारतीय नागरिकों की दुखद मौत की भी खबरें आई थीं, 16 के करीब। बहुत दुखद। और यहीं पर S-400 यानी भारत का सुदर्शन चक्र एक्शन में आया। बिल्कुल। रिपोर्टों के मुताबिक पंजाब और अन्य प्रभावित सेक्टरों में तैनात भारतीय S-400 रेजिमेंट्स ने इन हमलों को नाकाम करने में, मतलब विफल करने में अहम भूमिका निभाई। कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। तो इसने अपना काम किया, डिफेंस का? हाँ, डिफेंस का काम तो किया ही, लेकिन सिर्फ बचाव ही नहीं, कुछ और भी दावे किए गए हैं इसके बाद। हाँ, बाद में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कथित तौर पर यह पुष्टि की कि इस ऑपरेशन के दौरान S-400 ने सिर्फ ड्रोन और मिसाइलें ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक AWS विमान को भी मार गिराया। एक AWS भी? वो तो बहुत महत्वपूर्ण विमान होता है ना, हवा में उड़ता हुआ कमांड सेंटर जैसा। जी हाँ, बिल्कुल। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये हवा में उड़ता हुआ रेडार स्टेशन और कमांड पोस्ट होता है। इससे पाकिस्तान की हवाई निगरानी की आंख कह सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस AWS को करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है। 300 किलोमीटर दूर से AWS को गिरा दिया? ये तो S-400 की रेंज और क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। जी, अगर ये खबरें सही हैं, तो ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी इस दौरान। जी हाँ, रिपोर्टों के अनुसार भारत ने भी जवाबी हमले किए। इसमें लाहौर के पास पाकिस्तान की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम, जो चीन से खरीदी हुई HQ-9 है, उसे निशाना बनाया गया। साथ ही कराची, लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर जैसे कई पाकिस्तानी शहरों में धमाकों की खबरें थीं। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। इतना कि लाहौर में जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। तो ये घटना, ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत द्वारा S-400 का पहला लड़ाकू इस्तेमाल माना जा रहा है और इसने अपनी काबिलियत साबित की। ऐसा ही प्रतीत होता है। इस घटना ने, जैसे कि रिपोर्ट की गई है, S-400 की क्षमताओं का एक वास्तविक प्रदर्शन किया और शायद इसने भारत को अपनी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की कार्रवाई जारी रखने का आत्मविश्वास भी दिया। तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं, इसके रणनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? थोड़ा और विस्तार से बताएं। देखिए, ये भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ये पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली निवारक है। डेटरेंट जिसे कहते हैं। डेटरेंट यानी दुश्मन को हमला करने से रोकना। बिल्कुल। इसकी 400 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान के बड़े हिस्से, जिसमें उनके कई एयरबेस और शहर आ जाते हैं, उसे कवर करती है। जी। इसी तरह चीन सीमा के पास भी ये महत्वपूर्ण इलाकों पर नजर रख सकता है और खतरा पैदा कर सकता है। चीन के संदर्भ में क्या खास बात है? उनके पास तो स्टिल्थ फाइटर्स भी हैं, J-20। हाँ, और S-400 को इसी के काउंटर के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि ये चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर और उनके जो AWAC जैसे सहायक विमान हैं, उनके लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ये उनकी हवाई ताकत पर एक तरह का अंकुश लगाता है। और घरेलू सुरक्षा के लिहाज से? ये दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे बड़े शहरों और जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जैसे परमाणु संयंत्र, बड़े सैन्य अड्डे, इनको एक तरह का हवाई सुरक्षा कवच, एक एयर डिफेंस बबल प्रदान करता है। अच्छा। एक और बात है, इसकी लंबी दूरी की निगरानी क्षमता सिर्फ हवाई लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। ये नौसेना के जहाज़ों जैसे विमान वाहक पोत को भी ट्रैक कर सकती है। तो ये समुद्री क्षेत्र में भी भारत की स्थिति मजबूत करता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जे
और जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में देखा, ये भारतीय वायुसेना को देश की हवाई सुरक्षा की चिंता से काफी हद तक मुक्त कर देता है। वो अपने आक्रामक अभियानों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये जानते हुए कि पीछे S-400 जैसा कवच मौजूद है। तो ये भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली हिस्सा। इसके नीचे फिर आकाश, बराक 8 जैसी और भी प्रणालियां हैं, लेकिन S-400 सबसे ऊपर की परत है। और दुनिया भर में इसे कैसे देखा जाता है? अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, खासकर भारत के खरीदने पर? वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के अपने सिस्टम जैसे पैट्रियट और थार्ड या फिर चीन के HU-9 से होती है। कौन बेहतर है? आमतौर पर माना जाता है कि S-400 रेंज एक साथ कई तरह के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज में इन सबसे बेहतर है। जैसे पेट्रियट की रेंज लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि S-400 की 400 किलोमीटर तक है। थार्ड मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है, जबकि S-400 हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल सबको निशाना बना सकता है। ज्यादा वर्सेटाइल है। तो अमेरिका क्यों चिंतित है? सिर्फ इसलिए कि ये उनके सिस्टम से बेहतर है? चिंता के कई कारण हैं। एक तो हाँ, ये उनके सिस्टम से ज्यादा सक्षम माना जाता है। दूसरा, ये उनकी वायुसेना की श्रेष्ठता, खासकर F-35 जैसे स्टील्थ विमानों के लिए सीधा खतरा है। अच्छा। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर तुर्की जैसा कोई नाटो सहयोगी देश इसे खरीदता है और अपने अमेरिकी F-35 विमानों के साथ इसे ऑपरेट करता है, तो इस सिस्टम के रडार रूसी खुफिया एजेंसियों को F-35 के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डेटा तक पहुंच दे सकते हैं। मतलब F-35 की चोरी पकड़ी जा सकती है। ये तो गंभीर बात है। इसीलिए अमेरिका ने वो CATSA कानून बनाया था। हाँ, CATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये कानून अमेरिका के विरोधियों जैसे रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। इसी कानून के तहत अमेरिका ने तुर्की और चीन पर S-400 खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाए भी थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए। अभी तक तो नहीं लगाए गए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो शायद अमेरिका भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। उन्हें पता है कि भारत को अपनी रक्षा के लिए इसकी जरूरत है। और दूसरा कारण? दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करने की जो अमेरिका की बड़ी रणनीति है, उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। तो शायद अमेरिका भारत को नाराज करके इस साझेदारी को खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन हाँ, ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तलवार लटकी हुई है। समझ गए। तो ये एक बेहद शक्तिशाली सिस्टम है, इस पर तो कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये अपराजय है? इसके भी कुछ कमजोरियां या सीमाएं होंगी। कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। कोई भी हथियार प्रणाली परफेक्ट नहीं होती और S-400 की भी अपनी सीमा है। पहली बात तो ये कि एक रक्षात्मक प्रणाली है। ये खुद हमला शुरू नहीं कर सकती, ये सिर्फ आने वाले हमलों से बचा सकती है। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, जो भविष्य के खतरे हैं जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज चलते हैं, उनके खिलाफ ये कितनी प्रभावी होगी, ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। S-500, जो इसका अगला संस्करण है, शायद उनसे निपट सके, लेकिन S-400 की क्षमता इस मामले में सीमित हो सकती है। और अगर दुश्मन बहुत सारी मिसाइलें एक साथ दाग दे तो, जिसे शायद सैचुरेशन अटैक कहते हैं। हाँ, सैचुरेशन अटैक मतलब एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइलें या ड्रोन दागना कि डिफेंस सिस्टम की क्षमता जवाब दे जाए, वो एक साथ सबको ट्रैक और इंटरसेप्ट ना कर पाए। ऐसे हमलों के खिलाफ इसकी भी एक सीमा होगी। कोई भी सिस्टम असीमित संख्या में हमलों को नहीं रोक सकता। S-400 एक साथ दर्जनों लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, लेकिन सैकड़ों पर नहीं। ये भी एक पहलू है। और कीमत, वो भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल। इसकी भारी कीमत लगभग $5.4 बिलियन, ये भारतीय रक्षा बजट पर एक बड़ा बोझ है। जाहिर है ये पैसा सेना के दूसरे जरूरी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों से हटाकर यहां लगाया गया होगा। और इसको बाकी सिस्टम के साथ जोड़ना वो आसान है? नहीं, वो भी एक चुनौती है। भारत के पास पहले से ही कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, कुछ रूसी, कुछ इजरायली, कुछ फ्रांसीसी, कुछ अपने देश में बने हुए हैं। इन सबको S-400 के साथ जोड़कर एक सीमलेस एकीकृत नेटवर्क बनाना, जिसमें सब एक दूसरे से बात कर सकें, ये एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। और चलाने वाले लोग, ट्रेनिंग वगैरह? हाँ, इसे ऑपरेट करने और इसका रखरखाव करने के लिए बहुत विशेष और व्यापक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आखिर में, जैसा हमने पहले कहा, वो CATSA प्रतिबंधों का भू राजनीतिक जोखिम वो हमेशा बना रहता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो S-400 एक अत्यंत सक्षम, मोबाइल, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है और हालिया रिपोर्टों के मुताबिक इसने युद्ध जैसी परिस्थितियों में भारत के लिए सुदर्शन चक्र के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने भारत की रक्षा क्षमता को निश्चित रूप से बहुत बढ़ाया है। सही कहा। संक्षेप में यही है, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर जैसा है, खासकर अपने पड़ोसियों के संदर्भ में। लेकिन इसके साथ लागत, एकीकरण और भू राजनीति की चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे भारत को निपटना होगा। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल या एक विचार मन में आ रहा है। जी। जिस तरह S-400 ने अपनी क्षमता दिखाई है और जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में और खासकर हमारे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहे हैं, तो क्या भविष्य में ऐसी और उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों का प्रसार होगा और ज्यादा देश इन्हें खरीदेंगे? ये संभव है। और इनके जवाब में जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे आपने S-500 का जिक्र किया, या हाइपरसोनिक हथियार जिनके खिलाफ शायद ये भी कमजोर हों, तो ये जो नई होड़ शुरू हो रही है डिफेंस और ऑफेंस की, ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और देशों की रणनीतिक सोच को आगे कैसे बदलेंगी? क्या हम हथियारों की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है भविष्य के लिए। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ ऐसी ही गहराई से बात करने के लिए। धन्यवाद।